Hello everyone, we are going to start class 10th history chapter 4 The Age of Industrialization। तो देखो 1900 में ना एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर थे ईटी पॉल। तो इन्होंने एक म्यूजिक बुक प्रोड्यूस की थी जिसकी ना कवर पेज पर एक पिक्चर थी जो कि अनाउंस कर रही थी डॉन ऑफ द सेंचुरी, मतलब कि सेंचुरी का सवेरा। ये देखो ये रही वो पिक्चर अनाउंस कर रही है डॉन ऑफ द सेंचुरी। तो इस पिक्चर में ना इस इलस्ट्रेशन में हम देख सकते हैं कि सेंटर में एक गॉडेस लाइक फिगर है, मतलब देवी जैसी एक फिगर है जो है एंजल ऑफ प्रोग्रेस। तो इन्होंने नई सेंचुरी का ना फ्लैग पकड़ा हुआ है और जेंटली ये एक व्हील पर विराजित है जिसके विंग्स है, उस व्हील के ना विंग्स है, तो वो सिंबलाइज कर रहा है टाइम को। और इनकी फ्लाइट ना इनको फ्यूचर में लेके जा रही है। और इनके पीछे पीछे देखो प्रोग्रेस के साइंस जैसे कि रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री है। तो ये जो मशीन्स, टेक्नोलॉजी, इन सब की ग्लोरिफिकेशन है ना एक और पिक्चर में देखने को मिलती है जो कि एक ट्रेड मैगजीन के पेजेस पर थी आज से लगभग 100 साल पहले। तो उसमें दो मैजिशियंस है। टॉप पर तो है अलादीन जो कि ओरिएंट से है। ओरिएंट क्या हो जाता है, वो कंट्री जो कि मेडिटेरेनियन के ईस्ट में है, यूजुअली एशिया को रेफर करता है। तो ये जो टर्म है ना एक तरह से वेस्टर्न व्यू पॉइंट दिखाती है कि वो लोग इस रीजन को ना प्री मॉडर्न, ट्रेडिशनल, मिस्टीरियस टाइप, मतलब जादुई सा देखते हैं। तो टॉप पर तो है अलादीन जिसने एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाया अपने मैजिकल लैंप की हेल्प से। और बॉटम में है मॉडर्न मैकेनिक। तो मॉडर्न मैकेनिक अपने मॉडर्न टूल की हेल्प से मैजिक करता है, मतलब कि वो ब्रिजेस बनाता है, शिप्स, टावर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाता है। तो इस वाली पिक्चर में ना अलादीन तो ईस्ट और पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और मॉडर्न मैकेनिक जो है ना वो वेस्ट और मॉडर्निटी दिखा रहा है। तो ये जो इमेजेस है ना ये एक तरह से मॉडर्न वर्ल्ड का दृश्य दर्शाती है। तो इसमें दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, इनोवेशंस है, मशीन्स, फैक्ट्रीज, रेलवे, स्टीमशिप्स, ये सब मॉडर्न वर्ल्ड में है। तो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को देखें तो हम सिंपली इसको एक डेवलपमेंट की स्टोरी ही मानेंगे, क्योंकि देखो मॉडर्न एज जो है वो एक तरह से एक ऐसा अच्छा समय ही है जिसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है। तो ये जो इमेजेस है और ये किस तरह से एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये आज हमारी इमेजिनेशन में इजिली आ जाता है कि मॉडर्न मैकेनिक किस तरह से ब्रिजेस बनाते हैं। तो ये एक तरह से ना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोग्रेस और मॉडर्निटी का टाइम है जो जल्दी जल्दी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। तो ये जो रेलवेज का स्प्रेड हो रहा है, फैक्ट्री का स्प्रेड हो रहा है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, ये सोसाइटी की डेवलपमेंट का ही साइन है। तो ये इमेजेस उस टाइम के लोगों के दिमाग में कैसे आई और आज हम इन आइडिया से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हमेशा, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हमेशा रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर ही बेस्ड होता है। और आज भी जो ये यंत्रीकरण होता जा रहा है, मैकेनाइजेशन होती जा रही है सभी चीजों की, इसको हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं क्या। तो कुल मिला के इंडस्ट्रियलाइजेशन का लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ा है, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हमें आंसर करना है ना तो हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम ना पहले फोकस करेंगे ब्रिटेन पर। ब्रिटेन था पहला इंडस्ट्रियल नेशन। और उसके बाद हम इंडिया पर फोकस करेंगे जहाँ तो हम देखेंगे किस तरह से इंडिया में कॉलोनियल रूल के कारण इंडस्ट्रियल चेंज आया है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो देखो जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हम एक तरह से ना उसको फैक्ट्री इंडस्ट्री की ग्रोथ से जोड़कर देखते हैं। जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन ही होता है। जब भी हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें तो हमारा मतलब फैक्ट्री वर्कर्स ही होता है। तो एक तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री है ना, ये जो पहली फैक्ट्रीज थी उनके सेटअप से ही शुरू हुई थी, मतलब फैक्ट्रीज जब लगनी शुरू हुई थी उससे ही सेटअप हुई थी, स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री। लेकिन ना इस तरह के आइडिया में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब फैक्ट्रीज नहीं आई थी ना इंग्लैंड और यूरोप के लैंडस्केप पे, मतलब जब फैक्ट्रीज नहीं आई थी ना तब भी वहां पर ना इंटरनेशनल मार्केट के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा था। और ये कोई फैक्ट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं था, फैक्ट्रीज में नहीं हो रहा था। तो कई जो हिस्टोरियंस है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब हो जाता है, तो प्रोटो शब्द बताता है किसी चीज की अर्ली फॉर्म, पहले कैसा था, स्टार्टिंग फॉर्म, अर्ली फॉर्म, इस तरह से। तो कई इंडस्ट्रियल हिस्टोरियंस इसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज बताते हैं। तो 17th और 18th सेंचुरी में ना मर्चेंट्स जो कि टाउन्स में रहते थे यूरोप के, वो गांव की तरफ आना शुरू हो गए थे, कंट्री साइड की तरफ आना शुरू हो गए थे। तो ये लोग पीजेंट्स और आर्टिसंस को पैसे सप्लाई कर देते थे, मनी सप्लाई कर देते थे और इनको कहते थे कि आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करो। तो जब वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंड कर रही थी, मतलब वर्ल्ड ट्रेड बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ कॉलोनीज को भी एक्वायर करते जा रहे थे अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में, तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन मर्चेंट्स जो टाउन्स में रहते हैं ना वो अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि ना टाउन्स में थी अर्बन क्राफ्ट या ट्रेड गिल्ड्स, मतलब कुछ समितियां थी ये, और ये पावरफुल थी। तो ये जो एसोसिएशंस थी ना, प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशंस थी जो कि क्राफ्ट पीपल को, मतलब कारीगरों को ट्रेन करती थी
प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल जमा रखा था, कंपटीशन और प्राइसेस को यही रेगुलेट करती थी सभी गिल्ड्स जो है। और ये ना जो नए लोग हैं उनको ना ट्रेड में एंटर नहीं करने देती थी, उनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करती थी। रूलर्स ने इनको मोनोपोली राइट भी दे रखा था कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का और उनमें ट्रेड करने का। मोनोपोली राइट मतलब सिर्फ आपको एक व्यक्ति को सारा राइट मिल गया, इस तरह से ये हो जाता है मोनोपोली राइट, सिर्फ एक को ही राइट मिल गया, मोनोपोली हो जाना। तो ये राइट्स भी मिल रखे थे, तो इसीलिए ना नए मर्चेंट्स जो थे उनके लिए टाउन्स में बिजनेस सेटअप करना मुश्किल हो गया था, इसीलिए वो लोग कंट्री साइड गाँव की तरफ गए, गाँव देहात की तरफ। तो कंट्री साइड में क्या होता था, पुअर पीजेंट्स या आर्टिसंस जो होते थे ना, ये मर्चेंट्स के लिए काम करते थे, क्योंकि ये ना ऐसा टाइम था जब ओपन फील्ड्स, खेत खलियान में ना वो डिसअपियर हो रहे थे, और कॉमन जो है वो, कॉमन मैन जो है वो एक तरह से बनता जा रहा था। तो कॉटेजर्स या पुअर पीजेंट्स जो थे ना, वो अपने कॉमन लैंड्स पर डिपेंडेंट थे अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो वहीं से अपना फायरवुड, बेरीज, जो भी खाने पीने के लिए मतलब बेरीज, वेजिटेबल्स, हेस्ट्रो वहीं से इकट्ठा करते थे। लेकिन अब उनको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम ढूंढनी पड़ी। तो कुछों के पास तो देखो लैंड के छोटे प्लॉट्स थे, लेकिन वो प्लॉट्स छोटे थे तो घर के सारे मेंबर्स तो उस पर काम नहीं कर सकते। इसीलिए जब मर्चेंट्स आए ना, तो उन्होंने एडवांस भी दिया कि हमारे लिए आप गुड्स प्रोड्यूस करो, इसलिए हम एडवांस दे रहे हैं। तो पीजेंट हाउस होल्ड्स ना जल्दी से मान गए, क्योंकि अगर वो मर्चेंट्स के लिए काम करेंगे तो वो अपने गांव में ही रह सकते हैं, कंट्री साइड में ही रह सकते हैं, और अपने छोटे से जो प्लॉट है उनके पास लैंड के, उनको ही कल्टीवेट कर सकते हैं। तो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जो उनको इनकम मिल रही है ना, वो उनकी कल्टीवेशन वाली इनकम को सप्लीमेंट कर देगी, मतलब साथ साथ हेल्प कर देगी थोड़ी सी। तो इसके कारण वो अपनी फैमिली लेबर रिसोर्सेज का भी पूरा यूज कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में ना एक टाउन और कंट्री साइड के बीच में क्लोज रिलेशनशिप बन गई थी। मर्चेंट देखो रहता टाउन में था, लेकिन उसका ज्यादातर काम कंट्री साइड में ही हो जाता था। अब कोई मर्चेंट क्लोथियर है इंग्लैंड में, तो वो वूल स्टेपलर से वूल खरीद लेगा। वूल स्टेपलर क्या कौन होता है, वो व्यक्ति जो कि वूल को उसके फाइबर के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग करता है, उसकी मतलब अलग अलग करता है। तो वो वूल स्टेपलर से खरीद के स्पिनर्स तक ले जाएगा। अब जो यार्न है, धागा है, उसको वीवर्स, फुलर्स अलग अलग प्रोडक्शन के स्टेजेस में बुन देंगे, और फिर वो डायर्स तक ले जाएगा। फुलर्स कौन होते हैं, जो कि कपड़ा इकट्ठा करते हैं प्लीटिंग के थ्रू, प्लीटिंग करते हैं क्लोथ की। तो ये जो फिनिशिंग है ना, अब इस सब प्रोसेस के बाद फिनिशिंग हो जाएगी लंदन में। उसके बाद उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर देगा मर्चेंट। लंदन को ना उस फिनिशिंग सेंटर भी कहने जाने लग गया था। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था ना, इसीलिए ये एक तरह के कमर्शियल एक्सचेंज के नेटवर्क का पार्ट था, जिसको मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे। और जो गुड्स उसमें प्रोड्यूस होते थे ना, उसको काफी सारे प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते थे, जो कि फैमिली फार्म्स में ही काम करते थे, फैक्ट्रीज में नहीं, फैमिली फार्म्स में ही। तो प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पर 20 से 25 वर्कर्स को एम्प्लॉय करना पड़ता था एक मर्चेंट को। इसका मतलब हर एक क्लोथियर लगभग सैकड़ों वर्कर्स को कंट्रोल करता है। द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। तो देखो इंग्लैंड में ना फैक्ट्रीज आई थी 1730s में, लेकिन लेट 18 सेंचुरी में फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई हुई, मतलब फैक्ट्रीज बढ़नी शुरू हुई थी। तो कॉटन जो है ना, कॉटन इस नए एरा का एक पहला सिंबल था। इसकी प्रोडक्शन लेट 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा बढ़ी है कॉटन की। 1760 में देखो ब्रिटेन जो है ना 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन को इंपोर्ट कर रहा था अपनी कॉटन इंडस्ट्री के लिए। 1787 में इतनी ज्यादा हो गई, देखो 1787 में अब ये इंपोर्ट कर रहा है 22 मिलियन पाउंड्स। तो ये जो इंक्रीज हम देख रहे हैं ना, वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो चेंजेस आए हैं ना, उसके कारण है, उससे लिंक्ड है। तो कई इन्वेंशन 18th सेंचुरी में हुई थी, जिसके कारण ना प्रोडक्शन प्रोसेस के हर एक स्टेप की एफिकेसी, मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई थी। प्रोडक्शन प्रोसेस में स्टेप्स क्या होते हैं, ये आप थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग। कार्डिंग क्या हो जाता है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है ना, स्पिनिंग से पहले कॉटन या वूल को प्रिपेयर किया जाता है, वो होता है कार्डिंग। तो ये जो इंक्रीज आया ना, वो इस तरह से इन्वेंशंस जो नई नई हुई थी उससे लिंक्ड, उसके कारण था। तो इसके कारण ना आउटपुट पर वर्कर बढ़ गया था, मतलब हर एक व्यक्ति से कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है वो बढ़ गई थी। तो हर एक वर्कर अब ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, और जो थ्रेड होएगा, यार्न होएगा ना, वो अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, जो रिचर्ड आर्कराइट थे, रिचर्ड आर्कराइट ने ना कॉटन मिल बना दी। तो अब इस टाइम तक तो क्या हो रहा था, जो क्लोथ है ना उसकी प्रोडक्शन कंट्री साइड में, गांव में हो रही है, और विलेज हाउस होल्ड्स में होती जा रही है। लेकिन अब रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल बना दी, तो कॉस्टली मशीन्स जो है उसको खरीदना पड़ेगा, तो मिल में उसको लगाकर मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब मिल के अंदर ही ना प्रोसेस पूरा एक छत के नीचे या एक मैनेजमेंट के नीचे आ गया। तो इसके कारण ना सुपरविजन जो है प्रोडक्शन प्रोसेस का, वो इजिली हो सकता है, क्वालिटी का भी ध्यान रखा जा सकता है, लेबर को भी रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन कंट्री साइड में, मतलब गांव में, ये सब करना मुश्किल था। तो अब मिल्स के कारण इतना इजी हो गया। तो अर्ली 19th सेंचुरी में ना फैक्ट्रीज जो है ये इंग्लिश लैंडस्केप पर बहुत दिखने लगी। तो नई मिल्स इतनी ज्यादा विजिबल थी, मतलब कि
नई टेक्नोलॉजी के जादू से ना लोग इतने चकाचौंध थे कि वो भूल ही गए कि सारी मतलब अटेंशन अब मिल्स की तरफ ही आ गई थी। वो भूल गए कि गांव में भी, वर्कशॉप्स में, लेन्स में भी प्रोडक्शन अभी भी हो रही है। अब सबका ध्यान मिल्स पर आ गया था। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी रैपिड था ये प्रोसेस, मतलब कितना जल्दी जल्दी हुआ। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्री की ग्रोथ से ही है? अब ये सब देखते हैं। देखो पहली बात, ब्रिटेन में सबसे ज्यादा डायनामिक इंडस्ट्रीज, मतलब जो सबसे ज्यादा बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज थी वो थी कॉटन और मेटल्स। तो ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। तो कॉटन ना लीडिंग सेक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन के फर्स्ट फेज में, मतलब 1840s तक कॉटन लीडिंग सेक्टर था। उसके बाद आया आयरन और स्टील इंडस्ट्री। तो जब रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ इंग्लैंड में 1840s में, तो कॉलोनीज में भी 1860s में रेलवेज का एक्सपेंशन होने लगा। तो इसके कारण आयरन और स्टील की डिमांड बहुत बढ़ गई। तो 1873 तक ना ब्रिटेन जो है वो 77 मिलियन पाउंड्स का आयरन और स्टील एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि उसके कॉटन एक्सपोर्ट की वैल्यू से डबल था। दूसरी बात देखो, इंडस्ट्रीज ना इजीली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो होती है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को नई इंडस्ट्रीज डिस्प्लेस नहीं कर पा रही थी। 19th सेंचुरी के एंड तक भी टोटल वर्क फोर्स के 20% से भी कम जो है ना, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब जिसमें नई नई मशीन्स है, मिल्स है, इस वाले में 20% से भी कम वर्कफोर्स काम कर रही थी। टोटल वर्कफोर्स का 20% से भी कम। टेक्सटाइल एक डायनेमिक बढ़ता हुआ सेक्टर था, लेकिन फिर भी जो आउटपुट आता था ना वो फैक्ट्रीज से नहीं आता था ज्यादा। जो लार्ज पोर्शन है ना आउटपुट का, वो फैक्ट्री से नहीं बल्कि बाहर से, डोमेस्टिक यूनिट से आता था। तीसरी बात देखो, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में भी चेंज आ रहा था, लेकिन वो चेंज ना स्टीम पावर्ड कॉटन या मेटल इंडस्ट्रीज निर्धारित नहीं कर रही थी। चेंज आ रहा था लेकिन धीरे धीरे आ रहा था। ऑर्डिनरी या छोटी इन्वेंशन जो होती है ना, वो नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर में थोड़ा सा ग्रोथ ला रही थी। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग या प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स, मतलब इम्प्लीमेंट्स को बनाना, इन सब में छोटी और ऑर्डिनरी इन्वेंशंस के कारण चेंज आ रहा था। चौथी बात देखो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है ना वो धीरे धीरे आए हैं। एकदम से इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पर टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं देखने को मिले। नई टेक्नोलॉजी महंगी थी और मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे ना वो उसको थोड़ा सा कतराते थे खरीदने से, क्योंकि मशीन अक्सर टूट जाती थी तो उसका रिपेयर में भी बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। और इन्वेंटर्स या मैन्युफैक्चरर्स जो मशीन के होते थे ना वो कुछ क्लेम करते होंगे, लेकिन वो क्लेम पर खरे नहीं उतरते थे। इतनी भी इफेक्टिव नहीं होती थी मशीन्स जितने वो क्लेम कर देते थे। तो अब स्टीम इंजन का केस देखो। एक जो स्टीम इंजन न्यूकॉमन ने बनाया था ना, उसको जेम्स वॉट ने इम्प्रूव करके पेटेंट करा लिया नए इंजन का 1781 में। अब उन्हीं के इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड थे मैथ्यू बोल्टन। इन्होंने भी नया मॉडल बनाया, लेकिन कई सालों तक इनको तो बायर्स ही नहीं मिले। तो 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में ना इंग्लैंड में 321 स्टीम इंजन्स थे, जिसमें से 80 तो कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 वूल इंडस्ट्रीज में थे, और बाकी इंजन्स माइनिंग, कैनाल वर्क्स मतलब नहर के काम में, आयरन वर्क्स, इन सब में थे। तो स्टीम इंजन्स को देखो दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज नहीं करते थे इस सेंचुरी में। तो देखो बहुत पावरफुल नई टेक्नोलॉजी थी, इसके कारण लेबर की प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट इसको स्लोली एक्सेप्ट करते थे। हिस्टोरियंस भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि जो मिड 19th सेंचुरी का एक टिपिकल वर्कर था ना, वो कोई मशीन ऑपरेटर नहीं था बल्कि एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन या लेबरर ही था। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, विक्टोरियन ब्रिटेन में ना ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। विक्टोरियन ब्रिटेन क्या हो जाता है, जब क्वीन विक्टोरिया का राज चल रहा था ना ब्रिटेन में, उस टाइम के ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। पुअर पीजेंट्स या फिर आवारा लोग हो गए, वो सिटी में आ जाते थे जॉब्स की तलाश में। तो जब देखो लेबर बहुत ज्यादा होती है तो वेजेस कम मिलती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास लेबर शॉर्टेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ज्यादा पैसे देने हो, हाई वेज कॉस्ट, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो लोग मशीन्स को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहते थे। उनके पास ह्यूमन लेबर सफिशिएंट अमाउंट में थी और मशीन्स लगाने में कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बड़ी लगेगी। तो कई इंडस्ट्रीज में क्या होता था, कई इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती है जिसमें लेबर की डिमांड सीजनल होती है, जैसे कि गैस वर्क्स और ब्रूरीज हो गई। तो इसमें ना ज्यादा डिमांड कोल्ड मंथ्स में, मतलब सर्दी के समय ज्यादा होती है। तो जब डिमांड पीक पर है तब इनको ज्यादा वर्कर्स चाहिए। इसी तरह से बुक बाइंडर्स या प्रिंटर्स हो गए, इनके पास भी क्रिसमस के टाइम जो डिमांड होती है ना ये बहुत ज्यादा होती है। तो दिसंबर के महीने में इनको ज्यादा लोग चाहिए। वाटर फ्रंट मतलब तट पर भी, विंटर ही वो टाइम होता है जब शिप्स को रिपेयर करते हैं, सजाते हैं, तो इसको भी विंटर में ही ज्यादा वर्कर्स चाहिए। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जहाँ पर ना प्रोडक्शन फ्लक्चुएट करती है सीजन के हिसाब से, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ना वहाँ पर हैंड लेबर को प्रेफर करते हैं। तो वो वर्कर्स को एम्प्लॉय कर लेते हैं उस सीजन के लिए। तो मशीन्स को कम प्रेफर करते हैं, वर्कर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो कई प्रोडक्ट्स ऐसे भी थे जिसको सिर्फ हैंड लेबर ही बना सकती है, क्योंकि मशीन्स जो है ना वो एक तरह से यूनिफॉर्म सा, मतलब एक समान स्टैंडर्डाइज गुड एक बड़ी मार्केट के लिए बनाती है, मास मार्केट के लिए स्टैंडर्डाइज गुड्स बनाती है। लेकिन मार्केट में डिमांड पेचीदा डिजाइन की और स्पेसिफिक शेप्स की भी होती है।
तो मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन में ना एग्जाम्पल के तौर पे बता रही है कि हैमर्स मतलब हथौड़ियों की 500 वेराइटीज थी और एक्सिस कुल्हाड़ियों की 45 वेराइटीज थी। तो इतनी सारी वेराइटीज है, तो इसके लिए ह्यूमन स्किल चाहिए, इसको बनाने के लिए कोई मैकेनिकल टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास था ना, अरिस्टोक्रेट हो गए या फिर बोर्शवाजी हो गई, ये लोग ऐसी चीजों को प्रेफर करते थे जो कि हाथ से बनी हो, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो रिफाइनमेंट और क्लास दिखाते हैं एक तरह से। उनको अच्छी वो ज्यादा अच्छी तरह से फिनिश्ड होते हैं, एक व्यक्ति उनको बनाता है अच्छे से, उसको डिजाइन करता है। तो मशीन मेड गुड्स जो होते हैं ना, जो मशीन से बनने वाले सामान होते हैं, वो बनते थे कॉलोनीज में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो कंट्रीज जिनमें लेबर शॉर्टेज हो वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि मैकेनिकल पावर का यूज करे, क्या तो क्योंकि उनको ह्यूमन लेबर मिनिमाइज करनी है। ऐसा केस 19th सेंचुरी अमेरिका के साथ था, लेकिन ब्रिटेन के साथ नहीं था, क्योंकि उधर तो बहुत सारी लेबर थी, उनके पास कोई भी शॉर्टेज नहीं थी इस तरह की। लाइफ ऑफ द वर्कर, तो देखो वर्कर्स इतने सारे थे मार्केट में, तो इसके कारण वर्कर्स की लाइफ पर भी इफेक्ट आता है। जैसे ही न्यूज है इस तरह, जैसे ही जॉब है इस तरह की न्यूज फैलती थी ना गांव में, कंट्री साइड में, तो सैकड़ों लोग सिटीज की तरफ भागने लगते थे। तो जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी जो है ना, वो डिपेंड करती थी कि पहले से कितनी फ्रेंडशिप या फिर रिश्तेदारी है, इस पर डिपेंड करती थी। अगर फैक्ट्री में आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड काम कर रहा है तो ज्यादा चांसेस है कि आपको वो जॉब जल्दी मिल जाएगी, लेकिन सबके तो सोशल कनेक्शंस नहीं होते थे। कई जॉब सीकर्स को ना वेट करना पड़ता था कई हफ्तों तक, अपनी रातें पुल के नीचे, ब्रिजेस के नीचे गुजारनी पड़ती थी या फिर नाइट शेल्टर्स में गुजारनी पड़ती थी। तो कई लोग जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए, मतलब प्राइवेट लोग हो गए, उन्होंने नाइट रेफ्यूजी बना रखे, उनमें रुक जाते थे। तो कई लोग लो अथॉरिटीज, पुअर लो अथॉरिटीज ने कैजुअल वार्ड्स बना रखे थे, उनमें रुक जाते थे। तो ये जो काम की सीजनैलिटी थी ना कई इंडस्ट्रीज में, इसके कारण कई लोगों को ना लंबे समय तक बिना काम के रहने पड़ता था। तो जब एक बार बिजी सीजन खत्म हो गया तो पुअर फिर से स्ट्रीट पर आ गया। तो इनमें से कुछ लोग वापस अपने विंटर के बाद कंट्री साइड में ही चले जाते थे, जहाँ पर थोड़ा लेबर की डिमांड खुल जाती हो, वहाँ पे रूरल एरियाज के लिए, रूरल एरियाज में वहाँ पे लेबर की डिमांड खुल जाती है विंटर के बाद, तो कुछ लोग कंट्री साइड में भी चले जाते थे। तो लेकिन ज्यादातर लोग ना ओड जॉब्स ढूंढते थे, जो कि मिड 19th सेंचुरी में मिलना मुश्किल है। तो 19th सेंचुरी के अर्ली 19th सेंचुरी में ना वेजेस तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी वो वर्कर्स की वेलफेयर के बारे में कमी बताती है, क्योंकि एवरेज फिगर्स होती है, वो ट्रेड और फ्लक्चुएशन के बीच में पूरे साल में जो वेरिएशंस आती है उसको छुपा लेती है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति जनवरी में कमा रहा है 50,000 और वो जुलाई में कमा रहा है सिर्फ 10,000, तो उसकी सपोज एवरेज पूरे साल की 10,000 आती है। तो वो इस तरह की फ्लक्चुएशंस तो छुप रही है ना, कि उसने जुलाई में सिर्फ 5,000 कमाई है, वो तंग था जुलाई के टाइम पे। तो इस तरह के एवरेज फिगर्स ना फ्लक्चुएशंस को छुपा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जब नेपोलियनिक वॉर का टाइम था ना, तब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो वर्कर्स जो कमा रहे थे ना, उसकी रियल वैल्यू कम हो गई थी। वो कमा तो सेम रही है, लेकिन अब उसी वैल्यू में वो कम चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि चीजें महंगी हो गई है। साथ ही साथ जो वर्कर की इनकम है वो सिर्फ वेज रेट पर तो डिपेंड नहीं करती, वो इस पर भी डिपेंड करती है कि वो कि उसका पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, मतलब किस समय पर उसको एम्प्लॉयमेंट मिली है, कितना उसको काम करना पड़ रहा है, कितने नंबर ऑफ डेज जो है वो उसकी एवरेज डेली इनकम को डिटरमाइन कर रहे हैं। मतलब कि हफ्ते में कोई 7 दिन काम कर रहा है और कोई हफ्ते में 5 दिन काम कर रहा है, इस पर भी काफी डिपेंड करती है। तो जब मिड 19th सेंचुरी में सबसे अच्छा समय था ना, तब भी अर्बन पॉपुलेशन का 10% एक्सट्रीमली पुअर था। लेकिन जब आर्थिक मंदी का समय आया, जैसे कि 1830s में, तब अनएम्प्लॉयड लोग थे ना, उनका प्रोपोर्शन 35 से 75% इतना था अलग अलग रीजन्स में। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डर था ना वर्कर्स के मन में, इसके कारण वो लोग नई टेक्नोलॉजी को नफरत करने लग गए थे। देखो स्पिनिंग जेनी क्या होता है, स्पिनिंग जेनी को बनाया था जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में। ये मशीन जो है ना, स्पिनिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है और लेबर की डिमांड को कम कर देती है। इसमें सिर्फ अगर आप एक सिंगल व्हील को घुमाओगे तो हजारों, तो कई सारे स्पिंडल्स जो है वो मोशन में आ जाएंगे और कई सारे थ्रेड्स एक ही टाइम पर स्पिन कर सकती है ये मशीन। तो जब स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया ना वुलन इंडस्ट्री में, तो कई विमेन थी जो कि हैंड स्पिनिंग पर ही सरवाइव कर रही थी, तो उन्होंने इस नई मशीन को अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये जेनी की इंट्रोडक्शन वाली कन्फ्लिक्ट भी काफी लंबे समय तक चली है। 1840s के बाद ना शहरों में बिल्डिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने लग गई थी, तो इसके कारण भी एम्प्लॉयमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज खुली है। अब रोड्स को चौड़ा किया जा रहा था, नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे, रेलवे लाइंस को भी एक्सटेंड किया जा रहा था, टनल्स खोदी जा रही थी, ड्रेनेज और सीवर्स भी बिछाए जा रहे थे, रिवर्स एम्बैंक मतलब कि नदियों पर भी तट बनाए जा रहे थे। तो वर्कर्स जो है ना 1840s में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में डबल हो गए इन सब के कारण, और उसके बाद के 30 साल में फिर से डबल हो गए।
इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। तो अब देखो, अब हम देखेंगे कि इंडिया का केस देख के हम समझेंगे कि किस तरह से कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइज होती है। अब हम फिर से देखो, हम सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज पे नहीं देखेंगे बल्कि नॉन मैकेनाइज सेक्टर की तरफ भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। तो देखो, मशीन इंडस्ट्रीज की एज से पहले ना, मतलब जब मशीन इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, इससे पहले ना इंडिया का जो सिल्क और कॉटन गुड्स होते थे ना, वो इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे। क्योंकि कई कंट्रीज जो है ना, वो थोड़ी कोर्सर कॉटन, मतलब कि रफ मोटी सी कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो एकदम फाइन वेराइटी की होती है ना, वो इंडिया से जाती थी। तो आर्मेनियन या पर्शियन मर्चेंट्स होते थे, वो पंजाब से सामान ले जाते थे, गुड्स को ले जाते थे अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया तक। और जो बेल्स होती है ना, अच्छे टेक्सटाइल, फाइन टेक्सटाइल की बेल्स को वो लोग ऊंट के ऊपर लाद के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से क्रॉस करते हुए, माउंटेन पासेस से क्रॉस करते हुए, डेजर्ट से क्रॉस करते हुए ले जाते थे। एक अच्छा सा सी ट्रेड भी जो है ना, वो प्री कॉलोनियल पोस्ट पर हो रहा था। जैसे कि गुजरात कोस्ट में सूरत पोर्ट था, वो इंडिया को गल्फ और रेड सी पोर्ट से जोड़ता था। मसूलीपट्टनम हो, कोरोमंडल कोस्ट पर मसूलीपट्टनम पोर्ट है, बंगाल में हुगली पोर्ट है, इसके ट्रेड लिंक्स थे साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट से। तो कई जो इंडियन मर्चेंट्स या बैंकर्स थे ना, वो इस ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड के नेटवर्क में इन्वॉल्व थे। वो प्रोडक्शन को फाइनेंस कर देते थे, गुड्स को वो कैरी करते थे और एक्सपोर्टर्स को सप्लाई कर देते थे। तो सप्लाई मर्चेंट्स जो होते थे ना, वो जो पोर्ट टाउन्स हो गए, जैसे मसूलीपट्टनम पोर्ट टाउन हो गया, इस तरह के पोर्ट टाउन्स को इनलैंड रीजन्स, मतलब कि देश के अंदर के हिस्से से जोड़ते थे। तो वो लोग ना वीवर्स को एडवांस दे देते थे। तो और फिर जो बुना हुआ कपड़ा होता है, वोवन क्लोथ जो होता है, वो वीविंग विलेजेस से खरीद लेते थे और फिर उसको सप्लाई कर देते थे। वो जो सब फिर उसको वो जो सप्लाई करनी है ना, उसको उसको वो पोर्ट्स तक ले जाते थे। अब पोर्ट पर क्या होता था, पोर्ट पर जो बिग शिपर्स, मतलब बड़े बड़े जहाज वाले होते हैं ना, बिग शिपर्स या फिर एक्सपोर्ट मर्चेंट्स, वो इन लोगों के ब्रोकर्स होते थे। तो ब्रोकर्स जो है वो प्राइस के लिए नेगोशिएट करके सप्लाई मर्चेंट से सामान खरीद लेते थे। लेकिन ना 1750 से ये जो नेटवर्क था ना, जिसको इंडियन मर्चेंट्स कंट्रोल कर रहे थे, ये टूटना सा शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे यूरोपियन कंपनीज पावर में आ गई थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोकल कोर्ट्स जो होते हैं ना, इनसे अलग अलग तरह के कंसेशंस ले लिए, फिर बाद में ट्रेड का मोनोपोली राइट ही ले लिया। तो इसके कारण जो सूरत या हुगली जैसे ओल्ड पोर्ट्स थे ना, जहाँ पर लोकल मर्चेंट्स ऑपरेट कर रहे थे, इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इन पोर्ट्स पर से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम हो गया। अब जो पैसा इनको इस ट्रेड को फाइनेंस कर रहा था, वो भी खत्म होने लग गया और लोकल बैंकर्स भी धीरे धीरे बैंकरप्ट हो गए। तो 17th सेंचुरी के लास्ट के कुछ जो साल थे ना, इसमें ट्रेड की जो वैल्यू है, सूरत से जो ट्रेड हो रही थी, उसकी वैल्यू 16 मिलियन थी। लेकिन 1740 में ये सिर्फ 3 मिलियन रह गई, कम हो गई इतनी। तो देखो, जब ना हुआ क्या, सूरत और हुगली जैसे पुराने पोर्ट्स जो थे, इनका तो डिक्लाइन हुआ, लेकिन बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए पोर्ट्स, इनकी ग्रोथ हुई। तो ये एक तरह से जो ओल्ड पोर्ट से नए पोर्ट्स की तरफ ग्रोथ हो रही थी ना, ये एक तरह से कॉलोनियल पावर की ग्रोथ का इंडिकेटर था। अब जो नए पोर्ट से ट्रेड हो रही है, इसको यूरोपियन कंपनीज कंट्रोल करेंगी और इसमें जो सामान है उसको भी यूरोपियन शिप्स कैरी करेंगी। तो जो ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस थे ना, वो भी इस सब के कारण कोलैप्स कर गए। लेकिन जो सरवाइव करना चाहते थे, अब उनको सिर्फ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का जो नेटवर्क है, उन्हीं में ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इस सब के कारण वीवर्स या दूसरे कारीगर है, आर्टिसन है, उनकी लाइफ पर भी चेंज आया है। वीवर्स के साथ क्या हुआ देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर आ गई 1760s के बाद, तो इनके कारण ना, इन्होंने जो इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहा था ना, उसमें कोई डिक्लाइन नहीं किया, इनके कारण कोई डिक्लाइन नहीं आया। क्योंकि इस टाइम तक ना ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज एक्सपैंड नहीं करी थी और इंडिया का जो फाइन टेक्सटाइल था ना, वो यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड में था। तो कंपनी ने बल्कि जो इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ना, उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की है, एक्सपैंड करना चाहे। तो जब उन्होंने देखो बंगाल और कर्नाटक में 1760s और 1770s में अपनी पावर एस्टेब्लिश की ना, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफिकल्ट था कि वो जो सप्लाई करनी है ना गुड्स की, एक्सपोर्ट के लिए जो गुड्स की सप्लाई करनी है, वो उसको इंश्योर नहीं कर पाते थे जब इनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी। फ्रेंच हो गए, डच हो गए, पोर्चुगीज हो गए, लोकल ट्रेडर्स हो गए, ये भी मार्केट में उस टाइम पर कम्पीट कर रहे थे, ताकि किसी एक को बुना हुआ कपड़ा मिल जाए। तो इसीलिए वीवर और सप्लाई मर्चेंट्स जो थे ना, वो इतने सारे, मतलब वीवर के पास इतने सारे ऑप्शंस थे, तो वो बार्गेन कर सकते थे और वो अपने सामान को बेस्ट बायर को बेचते थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ लेटर्स है ना, लंदन की तरफ जो उनके लेटर्स है, उसमें देखने को मिलता है कि कंपनी के ऑफिशियल्स जो है ना, ये कॉन्टिन्यूसली इसी बात को लेकर कंप्लेंट करते हैं कि सप्लाई
में डिफिकल्टीज आती है, प्राइसेस ज़्यादा है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पॉलिटिकल पावर अपनी जमा ली तो अब वो ट्रेड पर एक मोनोपोली राइट असर्ट कर सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक मैनेजमेंट का ऐसा सिस्टम बनाया कि वो ना कंपटीशन को हटा दे, मैनेज करे, कंपटीशन को कंट्रोल करे। कंट्रोल और मैनेजमेंट का ऐसा सिस्टम बनाया जो कि कंपटीशन हटा दे, कोस्ट को कंट्रोल करे और रेगुलर सप्लाईज जो है उनको इंश्योर कर दे, कॉटन और सिल्क की रेगुलर सप्लाई उनको इंश्योर करे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। स्टेप्स में ऐसा काम किया, सबसे पहले तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो पहले से एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स या ब्रोकर्स है ना जो कि क्लोथ ट्रेड से जुड़े हुए हैं, इनको एलिमिनेट करने की कोशिश की और एक डायरेक्ट कंट्रोल जमाने की कोशिश की वीवर पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक पेड सर्वेंट को अपॉइंट कर लिया जिसको कहते थे गुमस्ता। गुमस्ता जो है वो वीवर्स को सुपरवाइज करेगा, सप्लाईज को कलेक्ट कर लेगा और किस क्या क्वालिटी है क्लोथ की वो एग्जामिन करेगा। दूसरे सेकंड स्टेप क्या था, कंपनी ने ना वीवर्स को दूसरे बायर से डील करने से रोकने की कोशिश की। वो कैसे करते थे, वो एडवांस दे देते थे। एक तरीका था कि वो एडवांस का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दे, तो वो एडवांस दे देते थे। एक बार वो ऑर्डर को प्लेस कर देते थे तो उन्होंने वीवर को लोन तो दे ही दिया है कि आप रॉ मटेरियल को परचेज कर लो प्रोडक्शन के लिए, तो जिसने भी लोन लिया अब उसको क्लोथ सिर्फ और सिर्फ जो भी वो क्लोथ प्रोड्यूस करेगा वो सिर्फ और सिर्फ गुमस्ता को देना पड़ेगा, वो किसी और ट्रेडर को नहीं दे सकते थे। इस तरह से वो जो वीवर है ना कंपनी का, उस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते थे कि वो किसी और को ना बेचे। तो जैसे ही देखो वो लोन्स दे देते थे, अब जो लोन्स भी मिल रहे थे इजीली, टेक्सटाइल की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी, तो वीवर इसीलिए एडवांस ले लेते थे, उनको ज्यादा अर्निंग की इच्छा होती थी। तो कई वीवर्स ऐसे भी थे जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हो लैंड के, तो अब उस पर वो कल्टीवेशन करते थे, वीविंग भी करते थे। तो वो जो कल्टीवेशन से प्रोड्यूस होता था ना वो उनकी फैमिली नीड्स में यूज कर लेते थे वो। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ना उस लैंड को गिरवी रख दिया, मतलब लीज आउट कर दिया उस लैंड को और अपना सारा का सारा टाइम वीविंग को दे दिया। तो वीविंग में देखो पूरी की पूरी फैमिली की भी लेबर लग जाती है, विमेन चिल्ड्रन सभी अलग अलग जो प्रोसेस है इसके अलग अलग स्टेजेस पर काम कर रहे होते थे। तो अब देखो, अब ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी वीविंग विलेजेस में से कि ना वीवर्स और गुमस्तास के बीच में लड़ाई हो गई, क्लैशेस की रिपोर्ट आने लगी। पहले क्या होता था, पहले जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे ना ये वीविंग विलेजेस के अंदर ही रहते थे, तो इनकी अच्छे रिलेशनशिप होते थे वीवर्स के साथ, जब इनको जरूरत है उसमें हेल्प भी कर देते थे, जब क्राइसिस का टाइम आया तब भी हेल्प कर देते थे। लेकिन जो नए गुमस्ताज है, गुमस्ताज तो आउटसाइडर्स है, इनके कोई लॉन्ग टर्म सोशल लिंक नहीं है विलेज में, तो ये लोग एरोगेंटली एक्ट करते हैं, विलेजेस में सिपाहियों और प्यून्स के साथ घुस जाते हैं और उन वीवर्स को पनिश करते हैं जो कि सप्लाई को थोड़ा डिले कर देते हैं, उनको मारते हैं, कोड़े मारते हैं। तो वीवर्स ना अब एक तरह से जो बार्गेन करते थे प्राइसेस के लिए और अलग अलग बायर्स को बेचते थे, ये सब अधिकार खो चुके थे। अब जो पैसा उनको कंपनी से मिलेगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी एकदम कम पैसे देती थी, कंपनी लो प्राइसेस देती थी। उन्होंने लोन्स ले चुके तो वो बंद भी गए कंपनी से। तो कर्नाटक और बंगाल के कई प्लेसेस में ना वीवर्स जो है उन्होंने विलेजेस को खाली कर दिया और वो दूसरे विलेजेस में जाकर उन्होंने अपनी लूम्स लगा ली जहां पर भी उनके थोड़ी बहुत रिश्तेदारी हो। और दूसरी जगह पर वीवर्स ने क्या किया, वीवर्स ने ना विलेज ट्रेडर्स के साथ मिलकर कंपनी और उसके ऑफिशियल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दी। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि वीवर्स ने लोन लेने से मना कर दिया, अपनी वर्कशॉप्स बंद करके वापस अपनी एग्रीकल्चरल लेबर की तरह काम करना शुरू कर दिया। तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक ना कॉटन वीवर्स को नई तरह की कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, जैसे मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, ये एक प्रॉब्लम है। आप देखो जब मैनचेस्टर इंडिया में आया 1772 में ना, हेनरी पटूलो ये एक कंपनी ऑफिशियल थे, ये इन्होंने कहा कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कभी भी कम नहीं होनी, क्योंकि कोई दूसरा देश ऐसा है ही नहीं जो कि सेम क्वालिटी का सामान बना दे, सेम क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हो। तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कि ना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो इंडिया का है इसमें एक डिक्लाइन आया है। 1811 1812 में ना जो इंडिया का एक्सपोर्ट था पीस गुड्स का वो 33% था, मतलब टोटल एक्सपोर्ट में से 33% वो पीस गुड्स ही एक्सपोर्ट कर रहे थे। पीस गुड्स क्या होता है, आपने भी कभी मार्केट से कपड़ा खरीदा होगा, एक स्टैंडर्डाइज लेंथ का कपड़ा जो होता है ना उसको पीस गुड्स कह देते हैं। जैसे आप भी कुर्ता बनवाने के लिए कपड़ा खरीदते होगे, ये सब पीस गुड्स होते हैं। तो इतना ज्यादा था 1811-12 में 33%, लेकिन 1850-51 तक ये सिर्फ 3% रह गया, 3% भी नहीं था। तो ऐसा किस लिए हुआ, देखो कॉटन इंडस्ट्रीज जो है ना इंग्लैंड में डेवलप कर गई, तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ना जो दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट हो रहा था इंग्लैंड में इससे चिंतित थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप ना इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दो कॉटन टेक्सटाइल पर, ताकि जो मैनचेस्टर गुड्स है ना
वो ब्रिटेन में बिना किसी कंपटीशन के बिकने लग जाए। मैनचेस्टर गुड्स क्या होते हैं? जो सामान मैनचेस्टर में बनता है यूजुअली, जैसे कि चद्दर हो गई, पिलो कवर हो गए, इस तरह के सामान को मैनचेस्टर गुड्स कह देते हैं। तो इसी सेम टाइम पर ना इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कहा कि आप जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर है, मतलब ब्रिटेन में बनने वाला सामान है, इसको इंडियन मार्केट में बेचो। तो ब्रिटिश कॉटन गुड्स है ना, इसका एक्सपोर्ट 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 18th सेंचुरी के एंड में हम देखते हैं कि इंडिया में कोई भी कॉटन पीस गुड्स का इंपोर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन 1850 में कॉटन पीस गुड्स जो है ना, ये इंडियन इंपोर्ट्स का 31% थे और 1870s तक 50% से भी ज़्यादा था ये फिगर। तो जो इंडिया के कॉटन वीवर्स थे ना, इसीलिए ये दो प्रॉब्लम्स को सेम टाइम पर फेस कर रहे थे। पहला कि इनकी एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स कर गई, अब ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, लोकल मार्केट्स श्रैंक, मतलब लोकल मार्केट्स भी अब इनकी छोटी हो गई है। तो क्योंकि लोकल मार्केट में मैनचेस्टर इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जो मशीन्स बनाती थी ना चीज़ें, वो लोअर कॉस्ट पे बनाती थी मशीन्स, और इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स जो होते थे वो इतने सस्ते होते थे कि वीवर्स अब उसके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते इंडिया की। तो 1850s तक ना कई जो इंडिया के वीविंग रीजन्स थे ना, उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आने लगा, वो खाली होने लगे। तो 1860s में वीवर्स को एक नई प्रॉब्लम आ गई। अब उनको रॉ कॉटन, अच्छी क्वालिटी के रॉ कॉटन की सप्लाई नहीं मिल रही, सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल रही, क्योंकि जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ ना, तब कॉटन की जो सप्लाई थी ना यूएस से, वो कट ऑफ हो गई थी, मतलब वो बंद हो गई थी। तो ब्रिटेन इंडिया से सप्लाई लेने लग गया। तो इससे क्या हुआ, जो रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट था ना इंडिया का, ये बहुत बढ़ गया। तो रॉ कॉटन के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब वीवर को सप्लाई आ नहीं रही, तो उसको रॉ कॉटन बहुत ही ज़्यादा प्राइस पर खरीदना पड़ा। तो इस तरह की सिचुएशन में ना वीवर जो है, मतलब वीवर को खास अर्निंग नहीं हो रही, उसको इतना ज़्यादा महंगा कॉटन खरीदना पड़ जाता है। तो 19th सेंचुरी के एंड तक ना वीवर्स या दूसरे क्राफ्ट पर्सन हो गए, इनको दूसरी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। कैसी? कि इंडिया में फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, तो मशीन गुड्स से अब इंडिया की मार्केट भरी हुई थी। तो अब वीविंग इंडस्ट्री किस तरह से सरवाइव करेगी? तो बॉम्बे में सबसे पहली कॉटन मिल जो है ना, वो आई थी 1854 में, और इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी 2 साल के बाद ही। 1862 में 4 मिल जो है ना, 4 मिल्स, 1862 में 4 मिल्स जो है वो काम कर रही थी, जिसमें 94,000 स्पिंडल्स और 2150 लूम्स थी, 2150 लूम्स थी, ऐसी 4 मिल्स थी। और इसी टाइम पर जूट मिल्स भी आ गई थी बंगाल में, और सबसे पहली जूट मिल आई थी 1855 में, और उसके बाद एक आई थी 7 ईयर्स के बाद 1862 में। नॉर्थ इंडिया में देखो, नॉर्थ इंडिया का केस है, कानपुर में एल्गिन मिल स्टार्ट हो गई थी 1860s में, और उसके 1 साल बाद ही पहली कॉटन मिल अहमदाबाद में आ गई थी। 1874 में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल मद्रास में प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी थी। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, इंडस्ट्रीज थी, इसको ना अलग अलग रीजन्स के अलग अलग लोग लगाते जा रहे थे इंडस्ट्रीज। अब देखते हैं कौन थे। तो कई बिजनेस ग्रुप्स जो है ना, इसकी हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो वो चाइना के साथ ट्रेड से जुड़ी हुई है, ट्रेड विद चाइना इससे जुड़ी हुई है। तो लेट 18th सेंचुरी से ही ना, हमने पता ही है वैसे भी कि जो ब्रिटिश थे ना इंडिया में, इन्होंने चाइना को ओपियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, और चाइना में से वो ले लेते थे टी, वो चाइना से टी ले लेते थे इंग्लैंड के लिए। तो कई जो इंडियंस थे ना, वो इस तरह की ट्रेड में जूनियर प्लेयर का काम कर रहे थे। वो फाइनेंस कर देते थे इस ट्रेड को, सप्लाईज खरीद लेते थे, कंसाइनमेंट्स को शिप कर देते थे। तो इस ट्रेड से अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। तो कई जो बिजनेसमैन थे ना, उनका विजन ऐसा था कि वो अच्छे से इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इंडिया में ही बना ले। तो बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर थे, इन्होंने भी इस चाइना ट्रेड में खूब पैसे कमाए थे। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से पहले ना ये चाइना ट्रेड में खूब कमा चुके थे। तो इन्होंने ना 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज 1830 से 1840s के बीच में सेटअप कर दी। तो जो टैगोर के एंटरप्राइजेस थे ना, ये दूसरे बिजनेसेस के साथ ही डूब गए थे जब 1840s का क्राइसिस आया था। लेकिन देखो, लेट 19th सेंचुरी में ना कई जो चाइना ट्रेडर्स थे, ये सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट भी बने। बॉम्बे में पारसीज हो गए, जैसे कि दिनशो पैटिट या फिर जमशेदजी नसरवानजी टाटा हो गए। इन्होंने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बनाए थे इंडिया में, क्योंकि इन्होंने काफी वेल्थ जो है ना, वो चाइना को एक्सपोर्ट करके भी इकट्ठा कर लिया था, और कुछ वेल्थ इन्होंने रॉ कॉटन के शिपमेंट्स को इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करके भी इकट्ठा किया था। सेठ हुकुमचंद, ये एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। इन्होंने पहली इंडियन जूट मिल कलकत्ता में लगाई थी 1917 में। ये भी चाइना के साथ ट्रेड करते थे। ऐसे ही आज फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जो है जीडी बिरला, इनके भी फादर और ग्रैंडफादर चाइना ट्रेड से जुड़े हुए थे।
कैपिटल जो है ना ये दूसरे ट्रेड मार्केट्स में भी, मतलब पैसे दूसरे ट्रेड मार्केट्स ट्रेड नेटवर्क से भी कमाते थे। जैसे कि कुछ मर्चेंट्स जो थे ना मेड्रॉस के, वो बर्मा के साथ ट्रेड करते थे, और कईयों के ट्रेड लिंक्स जो है वो मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ भी थे। ऐसे भी कमर्शियल ग्रुप्स थे जो कि किसी एक्सटर्नल ट्रेड में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं थे, वो इंडिया में ही ऑपरेट करते थे। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गुड्स को कैरी कर देंगे, मनी की बैंकिंग कर देंगे, मतलब पैसा सेफ रख लेंगे अपने साथ, फंड्स जो है वो सिटीज के बीच में ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रेडर्स को फाइनेंस कर देंगे। इस तरह के कई भी और भी थे। और अपॉर्चुनिटीज जो है ना, वो इंडस्ट्रीज में जब एक बार इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज खुली ना, तो कईयों ने अपनी अपनी फैक्ट्रीज भी लगाई। तो जैसे जैसे देखो इंडियन ट्रेड पर कॉलोनियल कंट्रोल जमता गया ना, तो इंडियन मर्चेंट्स के लिए व्यापार की थोड़ी सी कमी आने लग गई थी। व्यापार के ऑप्शंस उनके लिए कम हो गए थे, क्योंकि उनको देखो जो उनको ना बैन कर रखा था यूरोप के साथ ट्रेड करने में। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं ना, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में वो ट्रेड नहीं कर सकते यूरोप के साथ, ऐसा उनको बैन कर रखा था। और तो फिर उनको सिर्फ रॉ मटेरियल या फिर फूड ग्रेन्स वगैरह ही एक्सपोर्ट करते थे वो ज़्यादातर, जैसे कि रॉ कॉटन, ओपियम, वीट, इंडिगो, जो भी ब्रिटिश की रिक्वायरमेंट होती थी, इस तरह के रॉ गुड्स को वो एक्सपोर्ट करते थे। और साथ ही साथ देखो उनको धीरे धीरे से शिपिंग बिजनेस से भी दूर कर दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तो देखो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी ना, ये इंडियन इंडस्ट्रीज का लार्ज सेक्टर कंट्रोल कर रही थी। और 3 यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज बहुत बड़ी थी, बर्ड हिकलर्स एंड कंपनी, एंड्रे यूल और जार्डन स्किनर एंड कंपनी। तो ये जो एजेंसीज थी ना, ये कैपिटल को इकट्ठा करती थी, कैपिटल को मोबिलाइज करती थी। और इन्होंने ना जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई और उनको मैनेज करते थे। कई केसेस में तो जो इंडियन फाइनेंसर्स होते हैं ना, ये कैपिटल देते थे, मतलब पैसा देते थे यूरोपियन एजेंसीज को, और वो यूरोपियन एजेंसीज सारी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस डिसीजन लेती थी। तो जो यूरोपियन मर्चेंट या इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, इन्होंने अपने अपने कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बनाए हुए थे, जिसमें इंडियन बिजनेसमैन को ज्वाइन करना अलाउ नहीं था। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, मतलब वर्कर्स कहाँ से आते थे। अब इंडस्ट्रियलिस्ट का तो अपने को पता लग गया। तो देखो फैक्ट्रीज को वर्कर्स की जरूरत होती है। जब फैक्ट्रीज का एक्सपेंशन शुरू हुआ तो वर्कर्स की भी डिमांड बढ़ी। 1901 में 5,84,000 वर्कर्स काम कर रहे थे इंडियन फैक्ट्रीज में, और 1946 तक ये नंबर 24,36,000 24,36,000 से भी ज्यादा था। तो वर्कर्स कहाँ से आते थे। कई जो इंडस्ट्रियल रीजन है ना, वहां पर वर्कर्स जो है उसके नजदीक के डिस्ट्रिक्ट से ही आ जाते थे। पीजेंट या आर्टिसंस हो गए, जिनको विलेज में तो काम नहीं मिल रहा, तो वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स में आ जाते थे काम की सर्च में। जैसे देखो बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज जो थी ना 1911 की, इसमें 50% से ज्यादा वर्कर वो रत्नागिरी के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आते थे। कानपुर के मिल वर्कर्स जो है, ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट में जो विलेजेस आ जाते हैं वहीं से आ जाते थे। और साथ ही साथ देखो जो मिल वर्कर्स होते हैं ना, ये विलेज और सिटी के बीच में मूवमेंट करते रहते हैं, अपने विलेज के घर की तरफ चले जाते हैं जब हार्वेस्ट या फेस्टिवल का समय आता है। एक बार जब भी देखो एम्प्लॉयमेंट की न्यूज फैल जाती थी ना, तो वर्कर्स काफी डिस्टेंस को ट्रेवल करते थे इस चाहत में कि हमको मिल में काम मिल जाएगा। वो इतना ट्रेवल करते थे, देखो वो यूनाइटेड प्रोविंसेस से लेकर बॉम्बे की टेक्सटाइल मिल्स या फिर कैलकाटा की जूट मिल्स तक ट्रेवल कर जाते थे। तो जॉब मिलना ना डिफिकल्ट होता था, मुश्किल होता था, कि जब मिल्स बढ़ी तो वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ी। और जो हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा से स्थिति ऐसी रही है कि जॉब्स जो है ना, जॉब्स है उससे ज्यादा उस जॉब की इच्छा लिए वर्कर्स है। मतलब जॉब्स कम वर्कर्स ज्यादा, जॉब्स बढ़ी है लेकिन फिर भी वर्कर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, ऐसी स्थिति हमेशा रही है। तो मिल्स में एंट्री ना हमेशा रेस्ट्रिक्टेड होती थी। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या करते थे, वो ना एक जॉबर को रिक्रूट कर लेते थे, मतलब वो एक जॉबर को एम्प्लॉय कर लेते थे ताकि वो नए लोगों को ला सके। न्यू रिक्रूट्स के लिए वो एक जॉबर को अपॉइंट कर लेते थे। और अक्सर जो जॉबर है ना, वो एक ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर ही होता था। वो अपने विलेज से ही लोगों को ले आता था, उनको जॉब्स इंश्योर करके उनको शहर में बसने में हेल्प कर देता था और उनको पैसे दे देता था दुख की घड़ी में, क्राइसिस के टाइम में। तो जॉबर इसीलिए एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास एक अथॉरिटी या पावर होती थी। तो जॉबर जो भी फेवर करता था लोगों को, उसके बदले में मनी या गिफ्ट डिमांड करना शुरू कर दिया था उसने, और वो वर्कर्स की लाइफ को कंट्रोल भी करता ही था। तो काफी जो फैक्ट्री वर्कर्स है ना, ये समय के साथ बढ़ते रहे, लेकिन फिर भी जो टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स थी ना, उसका स्मॉल प्रोपोर्शन ही है ये फैक्ट्री वर्कर्स। अभी देखेंगे हम क्यों है ये। द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, ये जो है ये ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडिया में हो रहा था उसको डोमिनेट कर रही थी। तो इनका ना इंटरेस्ट कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में ही था। उन्होंने देखो टी और कॉफी प्लांटेशन एस्टेब्लिश की यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने। उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट से सस्ते रेट पर लैंड ले लिया। तो उन्होंने माइनिंग में, इंडिगो में, जूट में इन्वेस्ट किया। तो ये जो प्रोडक्ट्स थे ना, इनको वो एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे।
एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, ना कि इंडिया में सेल के लिए। तो जब इंडियन बिजनेसमैन ने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू की ना लेट 19th सेंचुरी में, तो उन्होंने ना मैनचेस्टर गुड्स जो इंडियन मार्केट में इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनके साथ कंपटीशन करना प्रेफर नहीं किया, उसको अवॉइड ही किया। कारण देखो, क्योंकि जो यार्न होता है, धागा, यार्न तो देखो एक ब्रिटिश इंपोर्ट जो इंडिया में हो रहे हैं ना उसका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था। जो इंडिया में कॉटन मिल्स थी ना पहले से ही, वो जो यार्न है ना वो थोड़ा कोर्स क्वालिटी का यार्न पहले से ही बना रही थी, वो फैब्रिक नहीं बना रही थी, यार्न ही बना रही थी। तो जब यार्न को इंपोर्ट करते थे ना वो एक सुपीरियर क्वालिटी का होता था, मतलब ब्रिटिश यार्न सुपीरियर क्वालिटी का होता था। लेकिन जो इंडियन स्पिनिंग मिल्स में यार्न बनता था वो थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का होता था, तो उसको इंडिया के वीवर्स यूज करते थे अपनी हैंडलूम में, हैंडलूम वीवर्स में यूज, हैंडलूम वीवर्स इंडिया में यूज करते थे और उसी को चाइना में एक्सपोर्ट करते थे। तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड से ही ना हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे देखो स्वदेशी मूवमेंट फैला, तो नेशनलिस्ट लोग जो है ना, इन्होंने फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट करने को कहा। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने भी खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया ताकि वो अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि टैरिफ प्रोटेक्शन दो, हमको बढ़ाओ टैरिफ प्रोटेक्शन को, दूसरे भी कंसेशंस दो। तो 1906 से ही ना जो एक्सपोर्ट है इंडियन यार्न का चाइना को जो एक्सपोर्ट हो रहा था ना इंडियन यार्न, ये घटा है, इसमें डिक्लाइन आया है। कारण क्योंकि जो चाइना की मार्केट थी ना वो चाइनीज और जापानीज मिल्स ने भर दी थी, यही भर दी थी, तो अब इंडियन एक्सपोर्ट क्या लेंगे। तो इसीलिए जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, इन्होंने भी अब यार्न प्रोडक्शन से क्लोथ प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि यार्न का एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे तो अब यार्न नहीं सीधा क्लोथ बनाएंगे हम। तो जो कॉटन पीस गुड्स की प्रोडक्शन हो रही थी ना इंडिया में, ये 1900 से 1912 के बीच में डबल हो गई। तो और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक देखो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ धीरे हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, लेकिन जब एक बार वॉर शुरू हुई तो बिल्कुल ही नई स्थिति थी। अब ब्रिटिश मिल्स जो है ना वो वॉर प्रोडक्शन करने लगी ताकि आर्मी की जो नीड्स है उनको पूरा कर सके। तो मैनचेस्टर इंपोर्ट्स जो है अब वो बिल्कुल कम हो गए इंडिया में। इसीलिए देखो धीरे धीरे इंडियन, अब इसी कारण से, इस तरह के कारणों के कारण ना इंडियन मिल्स के पास अब होम मार्केट ही अच्छी है। अब होम मार्केट इंडियन मिल्स के पास अच्छी है सप्लाई करने के लिए, वो इंडिया में ही सप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे वॉर बढ़ती रही, इंडियन मार्केट्स को, इंडियन फैक्ट्रीज को भी कहा गया कि आप भी वॉर नीड्स को सप्लाई करो, जूट बैग्स बनाओ, क्लॉथ जो होता है आर्मी यूनिफॉर्म्स के लिए वो बनाओ, टेंट और लेदर बूट्स, हॉर्स या फिर मतलब घोड़े और खच्चर की जो काठी होती है वो सब इंडियन फैक्ट्रीज को कहा गया और दूसरे भी आइटम्स की कहा गया। तो नई फैक्ट्रीज भी लगाई गई, पुरानी जो फैक्ट्रीज थी वो भी कई शिफ्ट्स में काम करने लगी, तो कई नए वर्कर्स को भी एम्प्लॉय किया गया और जो सभी लोगों को अब ज्यादा काम करना पड़ता था। तो वॉर ईयर्स में ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। और वॉर जब एक बार खत्म हो गई तो जो मैनचेस्टर है ना वो इंडिया में, जो उस इंडियन मार्केट में जो उसकी पुरानी पोजीशन थी उसको वापस नहीं हासिल कर पाया। क्योंकि देखो अब ना ब्रिटेन मॉडर्नाइज नहीं कर पाया, यूएस के साथ यूएस जर्मनी जापान के साथ कम्पीट भी नहीं कर पाया, तो ब्रिटेन की इकोनॉमी भी एकदम ठप हो गई थी। तो कॉटन प्रोडक्शन जो है ना, और जो कॉटन क्लॉथ का वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा गिरा है ब्रिटेन में। कॉलोनीज में देखो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उन्होंने अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया, तो अब वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को सब्सटीट्यूट कर देते हैं और होम मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये सब भी दिक्कतें आई ब्रिटेन को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। तो देखो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो है ना वॉर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी है। लार्ज इंडस्ट्री लेकिन फिर भी पूरी इकोनॉमी का एक छोटा सा सेगमेंट ही लेती है लार्ज इंडस्ट्रीज। लगभग देखो इंडस्ट्रीज का 67%, मतलब 67% इंडस्ट्रीज जो थी ना 1911 में वो सिर्फ बंगाल और बॉम्बे में ही थी, इन्हीं जगह पर लोकेटेड थी। बाकी के कंट्री में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता रहता था और सिर्फ टोटल इंडस्ट्रियल लेबर का ना छोटा सा प्रोपोर्शन ही रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम करता था। कितना छोटा, रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में सिर्फ 5%, 1911 में 5% काम कर रहे थे और 1931 में सिर्फ 10% काम कर रहे थे। बाकी जो वर्कर्स है ना वो छोटी छोटी वर्कशॉप्स में काम करते थे, हाउस होल्ड यूनिट्स में काम करते थे जो कि गलियों में बनी होती थी। और कई केसेस में तो देखो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो है ना, हाथों से बनने वाली चीजें, उनका प्रोडक्शन जो है ना ये 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा बड़ा है। और ऐसा केस हैंडलूम सेक्टर के साथ भी है। चीप मशीन मेड थ्रेड जो होता है ना, ये स्पिनिंग इंडस्ट्री से अब बिल्कुल बाहर हो गया था 19th सेंचुरी में, तो इसीलिए वीवर सरवाइव कर गए प्रॉब्लम्स के बावजूद भी। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 20th सेंचुरी में हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन है ना ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है। 1900 से 1940 के बीच तो 3 गुना हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों, तो देखो इसका श्रेय हम दे सकते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को भी। जो हैंडीक्राफ्ट पीपल होते हैं, मतलब जो हाथों से बनाने वाली चीजें होती है ना, वो जो चीजें हाथों से बनाते हैं, इन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। अगर नई टेक्नोलॉजी इनकी प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट ला रही है और ज्यादा कॉस्ट को पुश नहीं कर रही, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है, तो ये इंप्रूव कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो इसीलिए 20th सेंचुरी के सेकंड डिकेड से हम देखते हैं कि वीवर्स जो है ना
इनकी लूम्स में अब एक फ्लाई शटल भी है। फ्लाई शटल के साथ ये लूम्स को यूज कर रहे हैं। फ्लाई शटल क्या होता है? फ्लाई शटल एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि वीविंग के लिए यूज किया जाता है। इस फ्लाई शटल की मूवमेंट जो है वो रोप्स और पुलिस के हेल्प से होती है। ये क्या करता है? हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स जिनको वेफ्ट कहते हैं और वर्टिकल थ्रेड्स जिनको वार्प कहते हैं, ये उसको एक दूसरे पर रख देता है। तो फ्लाई शटल के इन्वेंशन के कारण ही ना वीवर्स के लिए लार्ज डोम्स पर ऑपरेट करना पॉसिबल हो पाया और वो बड़े बड़े छोटे छोटे क्लोथ्स को वीव कर सकते हैं। तो इसके कारण देखो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी पर वर्कर बढ़ गई, प्रोडक्शन में स्पीड आ गई और लेबर डिमांड कम हो गई। तो 1941 से देखो 35% हैंडलूम्स जो है ना इंडिया की, उनमें फ्लाई शटल्स थे 1941 में। और कुछ स्पेसिफिक रीजन्स जैसे कि त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, इनमें तो ये प्रोपोर्शन 70 to 80% था। मतलब हैंडलूम्स में 70 to 80% हैंडलूम्स में फ्लाई शटल थी। तो और भी कुछ छोटी छोटी इनोवेशंस थी जिन्होंने वीवर्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प किया और मिल सेक्टर के साथ कम्पीट करने में हेल्प किया है। तो लेकिन देखो वीवर का ना एक ग्रुप ऐसा भी था जो कि अच्छी पोजीशन में था दूसरों से। जो मिल इंडस्ट्रीज के साथ कम्पीट कर रहे थे ना वीवर्स, उसमें एक ग्रुप ऐसा था जो कि दूसरों से अच्छी कंडीशन में था। क्योंकि क्या होता है, कुछ जो वीवर्स होते हैं वो कोर्स क्लोथ बनाते हैं, मतलब थोड़ा खुरदरा सा मोटा कपड़ा बनाते हैं। और कई जो होते हैं वो फाइन वेराइटीज बनाते हैं। तो जो कोर्स क्लोथ बनाते थे उसको पुअर लोग खरीदते थे। और उसकी जो डिमांड है ना वो फ्लक्चुएट करती रहती है। जब बैड हार्वेस्ट या फिर फेमाइन अकाल का टाइम हो तो रूरल पीपल जो होते हैं इनके पास खाने को कम होता है, लिटिल टू ईट, और उनके पास कैश इनकम नहीं होती ज्यादा, तो वो कपड़ा नहीं खरीद सकते। लेकिन जो फाइन वेराइटीज बनाते हैं ना, तो फाइनर वेराइटीज की डिमांड जो है वो, फाइनर वेराइटीज ना हमेशा वेल टू डू, मतलब थोड़े पैसे वाले लोग लेते हैं। वेल टू डू फैमिलीज में फाइनर वेराइटीज खरीदी जाती है। तो इसकी डिमांड स्टेबल होती है। रिच जो होता है ना ये तब भी खरीद सकता है जब पुअर स्टार्व कर रहा हो। फेमाइंस के कारण बनारसी या बालूचरी साड़ीज की सेल पर फर्क नहीं आया था, नहीं आता। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ जो स्पेशलाइज्ड वीव्स होती है ना, मतलब कि अलग से वीव करना हो, स्पेशलाइज्ड होती है ना, उस तरह की को मिल्स नहीं कर सकती। क्योंकि कुछ साड़ी ऐसी होती है जिसमें अलग से बॉर्डर्स होते हैं, वूवन बॉर्डर्स होते हैं, या फिर फेमस मैद्रास की लुंगी या हैंकरचीफ हो गए। मिल प्रोडक्शन इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती इजिली। हाथों से बनेंगे ये ज्यादा अच्छा, हाथों से बनेगा, तो मिल प्रोडक्शन इसको नहीं डिस्प्लेस कर सकती। तो वीवर्स या दूसरे क्राफ्ट पीपल हो गए ना, इन्होंने प्रोडक्शन को 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ाया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉस्पर ही करे हो, क्योंकि इनकी लाइफ हार्ड होती थी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता था। और कई बार तो क्या होता है, पूरा का पूरा हाउस होल्ड जिसमें वेमेन और चिल्ड्रन भी आ गए, इनको भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अलग अलग स्टेज पे काम करना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी देखो फैक्ट्रीज के इस युग की, जो पास्ट टाइम का फैक्ट्री का जो युग है ना, ये सिर्फ इसके रेमनेंट्स नहीं है, मतलब छोटे हुए हिस्से नहीं है। ये इनकी जो लाइफ और लेबर है ना, ये इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट थी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। मार्केट फॉर गुड्स, देखो हमें पता है कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, इन्होंने कोशिश की है इंडियन मार्केट को टेक ओवर कर लेने की। और किस तरह से इंडियन वीवर्स या क्राफ्टमैन हो गए, ट्रेडर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उन्होंने किस तरह से कॉलोनियल कंट्रोल को रेजिस्ट किया है, टैरिफ प्रोटेक्शन मांगा है, अपने अलग अलग स्पेसिस बनाए हैं, और किस तरह से उन्होंने अपने प्रोड्यूस के लिए मार्केट बढ़ाने की कोशिश की है। तो देखो जब भी नया प्रोडक्ट आता है, नया प्रोडक्ट बनता है, तो लोगों को मनवाया जाता है उसको खरीदने के लिए, उनको फील करवाया जाता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये कैसे किया जाए? एक तरह से नए कस्टमर, नए कंज्यूमर्स बनाने का तरीका है एडवर्टीजमेंट्स। हमें पता है एडवर्टीजमेंट्स जो है, इसके कारण से जो प्रोडक्ट होता है ना, ये डिजायरेबल और नेसेसरी, मतलब कि अब इस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा भी जागती है और जरूरी भी लगने लगता है। तो एडवर्टीजमेंट लोगों के दिमाग को शेप, मतलब कि लोगों के दिमाग को शेप, माइंड्स को शेप करने की कोशिश करते हैं और लोगों के मन में नई नई नीड्स जागती है। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स ने हमको घेरा हुआ है। हमें एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविजन स्क्रीन सब जगह दिखती है। अगर हम हिस्ट्री में देखें ना, तो हमको पता लगेगा इंडस्ट्रियल एज की स्टार्टिंग से ही, बिगिनिंग से ही एडवर्टीजमेंट ने ना प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट को एक्सपेंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और नया कंज्यूमर कल्चर भी बनाया है। जब मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, जब इन्होंने इंडिया में क्लोथ बेचना शुरू किया, तो ये ना अपने क्लोथ बंडल्स पर लेबल लगा देते थे। अब लेबल की जरूरत क्यों थी? क्योंकि ना एक तरह से लेबल से मैन्युफैक्चरर के लिए जगह बन जाती है, कंपनी का नाम लिख दिया जाता है, जिससे जो खरीदने वाला है वो फेमिलियर फील करता है। लेबल पर देखो, एक लेबल ना एक तरह से क्वालिटी का भी मार्क हो जाता है। जब बायर्स को दिखेगा मेड इन मैनचेस्टर बोल्ड में लिखा हुआ लेबल पर, जब दिखता है ना मेड इन मैनचेस्टर, तो उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस क्लॉथ को खरीदने में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे।
क्वालिटी को लेकर ज़्यादा अश्योर्ड फील करेंगे। लेकिन लेबल्स में ना सिर्फ वर्ड्स या टेक्स्ट ही नहीं होते, उनमें इमेजेस और ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस भी होती है। अगर हम पुराने लेबल्स को देखेंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा कि क्या मैन्युफैक्चरर्स का दिमाग होता था, क्या कैलकुलेशंस रहती थी और किस तरह से वो लोगों को अपील करते थे। इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस मतलब कि देवी देवताओं की इमेजेस भी है ना हमको लेबल्स पर देखने को मिलती है पुराने लेबल्स पर। वो एक तरह से ना इस तरह से दिखाने की कोशिश करती है कि जो हम गुड्स बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उसको डिवाइन अप्रूवल मिल चुका है। देवी देवताओं की फिगर इमेजेस लगाकर वो इस तरह का दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कृष्ण जी की या सरस्वती माता की जो इमेजेस है ये लगा देता था मैन्युफैक्चरर। कोई फॉरेन लैंड से आया हुआ मैन्युफैक्चरर अगर कृष्ण जी की या सरस्वती माता की इमेज लगा देगा तो वो ज्यादा इंडियन लोगों को ज्यादा फेमिलियर फील करवाने की कोशिश कर रहा होता था। तो लेट 19th सेंचुरी से ना मैन्युफैक्चरर्स ने कैलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी थी। कैलेंडर्स को प्रिंट करना भी स्टार्ट कर दिया था ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स है ना उनको पॉपुलराइज कर सके। न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स की तरह नहीं, बल्कि कैलेंडर्स जो है ना, कैलेंडर्स को वो भी यूज कर सकते हैं जो पढ़ नहीं सकता। कैलेंडर्स को वो टी शॉप्स में लटका देते थे, पुअर लोगों के घर में लटका होता था, ऑफिस और मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स में लटका होता था। और जिसने भी कैलेंडर लटकाया हुआ है वो रोज रोज एडवर्टीजमेंट्स देखेगा। इन्हीं कैलेंडर्स में देखो देवी देवताओं की फिगर्स होती थी जो कि इन इमेजेस को यूज करके वो प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते थे, नई प्रोडक्ट को। अब देखो गॉड्स की इमेजेस तो लगाते ही थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट शख्सियत थे जैसे कि एम्परर्स हो गए, नवाब्स हो गए, इनको भी एडवर्टीजमेंट्स में या कैलेंडर्स में यूज किया जाता था। और इसके पीछे का मैसेज क्या रहता था, मतलब इस तरह का मैसेज रहता था कि अगर आप इन रॉयल फिगर की रिस्पेक्ट करते हो तो इस प्रोडक्ट को भी रिस्पेक्ट करो। जब प्रोडक्ट को किंग यूज कर रहे हैं या फिर रॉयल कमांड से ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इसकी क्वालिटी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने भी देखो इस तरह से बाहर वाले एडवर्टीज कर लेते थे या फिर इंडियंस भी कर लेते थे, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी ना नेशनलिस्ट मैसेज का यूज करते थे एडवर्टीजमेंट के लिए। अगर इस तरह का मैसेज होता था वो कि अगर आप देश के लिए, नेशन की चिंता करते हो, नेशन की केयर करते हो तो ये प्रोडक्ट्स खरीदो जो कि इंडियंस बना रहे हैं। तो एक तरह से ना एडवर्टीजमेंट जो है, जो स्वदेशी का नेशनलिस्ट मैसेज था ना, स्वदेशी का, उसका व्हीकल बन गई थी, मतलब कि उसी मैसेज को पास कर रही थी। तो देखो जो एक तरह से जो इंडस्ट्रीज का जो युग है ना, जो एज ऑफ इंडस्ट्रीज है, इसमें काफी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई, नए नए इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स भी बनी है। लेकिन फिर भी हैंड टेक्नोलॉजी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो है ना वो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। थैंक यू।